हाँ तो बच्चों, सबसे पहले कल हमने क्या पढ़े केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने केमिकल फॉर्मूला बनाना देखा, उसके बाद हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या चेंजेस होते हैं, मीन्स केमिकल चेंजेस किसको बोलते हैं, फिजिकल चेंज किसे बोलते हैं, उस पर बेस्ड एक एक्टिविटी भी की। केमिकल रिएक्शन को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए हमने बुक में दी हुई 5 एक्टिविटीज थी, उन पूरी एक्टिविटीज को समझा। उसमें देखा कि whenever the chemical change takes place, it can change its color, it can change its state, temperature, either increase or decrease. Yes, गैस रिलीज करेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इन सारी चीज को हमने समझ लिया था। उसके बाद हमने देखा था बेटा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, अगर हम किसी केमिकल चेंज को वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं तो हम उससे बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। जब उसी वर्ड इक्वेशन को कंडेंस्ड फॉर्म में केमिकल फॉर्मूले को यूज करके लिखते हैं तो हम उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यहां तक पढ़ लिए थे बच्चे हम लोगों ने। आज हम देखेंगे राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं बेटा, बहुत इजी हैं, फिर भी एक बार हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन को प्रॉपर वे में किस तरीके से लिखा जाता है, किस किस रूल को फॉलो करना चाहिए। हमने केमिकल इक्वेशन में ये भी देखा था बेटा, वो सब्सटेंस जो रिएक्टिविटी के लिए यूज होता है, द सब्सटेंसेस विच रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस एज अ रिजल्ट फॉर्म होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो सब्सटेंस यूज होता है दैट इज रिएक्टेंट, जो सब्सटेंस फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या है बेटा टॉपिक? राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को इफेक्टिवली किस तरीके से लिख सकते हैं, उसके कुछ रूल्स आपको देखना है। तो इसका पहला रूल है बेटा, मैंने आपको बताया कि सब्सटेंस जो यूज होता है रिएक्टिविटी के लिए उसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो एज अ रिजल्ट फॉर्म होता है हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशंस को लिखने का सबसे पहला रूल ही यही है बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा आप क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटे? रिएक्टेंट्स लिखेंगे। और राइट हैंड साइड पे आप क्या लिखेंगे बेटे? प्रोडक्ट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट्स लिखेंगे। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में यस एक एरो विच इज टूवर्ड्स दी प्रोडक्ट, विच इज टूवर्ड्स दी प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारा पहला रूल क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट वो सब्सटेंस जो रिएक्टिविटी के लिए यूज हुआ, और प्रोडक्ट जो सब्सटेंस एज अ रिजल्ट फॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पर, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पर। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो, एंड एरो टूवर्ड्स दी प्रोडक्ट। ये केमिकल इक्वेशन की पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन देखते हैं बेटा। आपको पता है कि हमेशा एक ही रिएक्टेंट यूज होगा? नहीं, ऐसा होगा नहीं। दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी यूज हो सकते हैं, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब रिएक्शन में 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स यूज होंगे या 1 और मोर देन 1 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे,
तो इन रिएक्टेंट्स को आप कैसे कनेक्ट करोगे? प्लस का साइन यूज करके। क्या करके? प्लस का साइन यूज करके। यानी एक रिएक्टेंट प्लस दूसरा रिएक्टेंट, यस, गिव राइज टू, यस, पहला प्रोडक्ट प्लस दूसरा प्रोडक्ट। चलो कल की एक्टिविटी पे आते हैं बेटा। कल हमने एक्टिविटी किए थे, उसी की एक रिएक्शन ले लेते हैं बेटा। कल हमने एक रिएक्टिविटी किए थे, कौन सी रिएक्टिविटी थी? याद करो। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यस, किसके साथ रिएक्ट किया था? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के साथ रिएक्ट किया था। क्या फॉर्म किया था बेटा? CaCO3। क्या फॉर्म किया था? CaCO3 प्लस 2NaCl। 2NaCl। अब बेटे यहाँ पे देखो कि आपको दो रिएक्टेंट है, देखे, एक है आपका सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेंट 1, दूसरा आपका रिएक्टेंट है कैल्शियम क्लोराइड रिएक्टेंट 2। यस और नो? दोनों रिएक्टेंट को आपने किससे कनेक्ट किया बेटा? प्लस साइन से। अगर 3 रिएक्टेंट होगा तो प्लस थर्ड रिएक्टेंट का नाम लिखोगे। ओके, तो अगर रिएक्टेंट 2 और मोर देन 2 है तो आप उसको किससे कनेक्ट करते जाएंगे? प्लस साइन से। किससे कनेक्ट करते जाएंगे बेटा? प्लस साइन से। और सिमिलरली प्रोडक्ट में भी देखिए, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका प्रोडक्ट 1 हुआ, और सोडियम क्लोराइड ये आपका प्रोडक्ट 2 हुआ। तो हमने उन प्रोडक्ट को भी किससे कनेक्ट किया है बेटा? प्लस साइन से कनेक्ट किया हुआ है। तो हमारा सेकेंड रूल क्या है? इफ वी हैव 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स, यस, वी विल जॉइन इट बाय प्लस साइन। और प्रोडक्ट भी अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो उसको भी किससे हम कनेक्ट करेंगे बेटा? प्लस साइन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला रूल, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किससे ज्वाइन करेंगे? प्लस साइन से। प्रोडक्ट भी किससे ज्वाइन करेंगे? प्लस साइन से। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो होगा, और ये एरो किस डायरेक्शन में होगा? प्रोडक्ट के। ठीक है, क्योंकि ये जो एरो होता है यही आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन देता है बेटा। ये शो करता है कि ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, अब थर्ड रूल देखते हैं बेटा, इसका क्या है? थर्ड रूल ये है कि इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, हम लोगों को जो भी हमने रिएक्टेंट यूज किए हैं रिएक्टिविटी के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए, हमें उसका स्टेट बताना होता है। क्या बताना होता है? स्टेट बताना होता है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, प्रेसिपिटेटेड है, क्या है उसे बताना जरूरी होता है केमिकल रिएक्शन में। इससे रिएक्शन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। इसलिए हम इसको भी समझते हैं कि किस स्टेट को किस पर्टिकुलर सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आपको स्टेट पता है कौन कौन से होते हैं बेटे? स्टेट आपके, आप तीनों स्टेट बताइए कौन कौन से होते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या होता है बेटा? सॉलिड। सॉलिड आप स्मॉल s से डिनोट करते हैं। सॉलिड कैसे डिनोट करते हैं? ब्रैकेट में स्मॉल s से डिनोट करते हैं। लिक्विड जो है बेटे, ये लिक्विड जो है बेटे ये स्मॉल l से डिनोट करते हैं। ठीक है, गैसियस जो है, गैस को आप हमेशा स्मॉल g से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, अगर सॉल्यूशन जो हम यूज कर रहे हैं या फिर जो फॉर्म हो रहा है, ये सॉल्यूशन अगर वाटर डिजॉल्व सॉल्यूशन है, तो वाटर डिजॉल्व सॉल्यूशन के लिए हमेशा आप यूज करते हैं AQ यानी एक्वस। AQ यानी एक्वस। कब यूज करते हैं बेटा एक्वस? जब आपका सॉल्यूशन जो आपने यूज किए हैं वो वाटर डिजॉल्व सॉल्यूशन है, तो आप क्या यूज करते हैं बेटे? एक्वस यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आपका कोई सॉल्यूशन डिजॉल्व नहीं होता है,
आपके सॉल्यूशन के अंदर कोई कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं रहता है, कुछ रह जाता है उसके अंदर, रेसिड्यू नीचे जमता है धीरे धीरे धीरे। तो जब वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है उस कंपाउंड को आप बोलते हैं प्रेसिपिटेटेड। उसके लिए आप यूज करते हैं पीपीटी। क्या यूज करते हैं बेटा? पीपीटी, प्रेसिपिटेटेड। क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिपिटेटेड। अब एक बात और बताते चलूं कि जब गैस रिलीज होती है हम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन का एरो देते हैं उस कंपाउंड के आगे, उस गैस के आगे, ठीक है। और जब प्रेसिपिटेटेड फॉर्म होता है तो प्रेसिपिटेट के लिए हम हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं? एरो लगाते हैं। अब ये हमने समझ लिया, अब हम इसको अप्लाई करते हैं बेटा। समझा आपको कि क्या मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए थर्ड रूल क्या है कि हम उसमें क्या करें, उसके स्टेट को डिनोट करें। और स्टेट में सॉलिड पूरा नहीं लिखते, सॉलिड के लिए स्मॉल एल, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, एक्वस के लिए ए क्यू। और एक्वस की मीनिंग क्या है बेटा? वाटर डिसॉल्व सॉल्यूशन। और प्रेसिपिटेट के लिए क्या यूज करना? पीपीटी। जब गैस रिलीज होगी तो क्या करना है बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन एरो देना है। और जब प्रेसिपिटेटेड क्योंकि इनसॉल्युबल रहेगा तो वहां पे आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या करना है बेटा? शो करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम कल की ही कोई एग्जाम्पल जो एक्टिविटी किए थे उसी में से कोई एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं बेटा, ठीक है। तो कल हमने एक ये किए थे, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन लिए थे, वाटर डिसॉल्व सोल्यूशन लिए थे बेटा हमने कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट कैसा है? वाटर डिसॉल्व सोल्यूशन मीन्स एक्वस। यहाँ पे क्या लिखे बेटे? AQ। इसमें क्या ऐड किए थे बेटा? जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट, जिंक का सिंबल Zn, डस्ट है, किस फॉर्म में है बेटा? सॉलिड फॉर्म में। हो गया हमारे रिएक्टेंट। अब क्या डालेंगे बेटे? यहाँ पे एरो डालेंगे आप। और उसके बाद जहाँ पे प्रोडक्ट बना था बेटा, क्या प्रोडक्ट बना था बेटा? जिंक सल्फेट बना था और प्लस में बेटा कॉपर। तो ये जिंक सल्फेट कैसा आता है बेटा? एक्वस फॉर्म में, और ये आपका सॉलिड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्वस सॉलिड, एक्वस सॉलिड। एक और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आप प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म करना चाहे तो प्रेसिपिटेट का भी आप देख सकते हैं कि फॉर्म होगा क्या, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ले लिए लेड आयोडाइड PbI2 प्लस KNO3, ठीक है, गिव राइज टू PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki। लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट गिव राइज टू लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ओके, तो यहाँ पर आपका आएगा 2। ओके, ये क्या क्यों आया 2? ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगी, ठीक है बेटे। यहाँ पे जो PbI2 यूज हुआ बेटे, ये जो है ये आपका एक्वस कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है बेटे? एक्वस कंडीशन सॉल्यूशन है, यानी वाटर डिसॉल्व सॉल्यूशन है। ये भी आपका वाटर डिसॉल्व सॉल्यूशन है। ये एक्वस लेड नाइट्रेट ये आपको देता है येलो कलर। कौन सा कलर देता है बेटा? येलो कलर। और ये सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। येलो कलर के पार्टिकल्स आपको दिखेंगे उसके अंदर, मतलब ये डिसॉल्व नहीं है, तो प्रेसिपिटेट है। तो प्रेसिपिटेट के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? PPT। क्या यूज करते हैं? PPT। और ये आपका होगा एक्वस। क्या होगा बेटा? एक्वस फॉर्म होगा।
ठीक है, समझ में आई बात। पीपीटी एक्वस हो गया, सॉलिड हो गया, पीपीटी हो गया। अभी और कुछ एग्जांपल्स ले करके इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ बेटा। कल ही की एक एग्जांपल लेते हैं एक एक्टिविटी की, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये आपका किस फॉर्म में होता है बेटा? सॉलिड फॉर्म में। जिसको आपने क्या किया बेटा? हीट किया था। हीट किया था तो क्या बना था बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड बना था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हुई थी? रिलीज हुई थी। इसलिए यहाँ पे क्या देते हैं बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन का एरो, यानी यहाँ पे गैस क्या हुई है? रिलीज हुई है। समझ में आया बच्चों? क्या क्या रूल पढ़े हमने? फर्स्ट रूल क्या था बेटा हमारा? फर्स्ट रूल था यस कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट। राइट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं बेटे? प्रोडक्ट। If we have two or more than two reactants, we combine with a plus sign. प्रोडक्ट में भी सेम प्लस साइन से ही ज्वाइन करेंगे। थर्ड रूल हमने देखा बेटा कि इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इसका स्टेट लिखते हैं। स्टेट कंप्लीट नहीं लिखते हैं। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैसियस के लिए G, एक्वस के लिए AQ, एक्वस यानी वाटर डिजॉल्व सोल्यूशन, और प्रेसिपिटेट यानी जो वाटर जो सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं है तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। उसके लिए आप लिखते हैं PPT। ठीक है बेटे, अब हमारे फोर्थ रूल पे आते हैं बेटा। थर्ड रूल तक के समझ में आया सबको? धीरे धीरे आप इसको रिवाइज भी करेंगे तो आपको खुद ब खुद सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फोर्थ रूल पे आते हैं बेटा। जब कभी भी हम किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रिएक्टिविटी में पार्ट ले, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो, ऐसी कंडीशन में आपको हीट का सिंबल डिनोट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कल एक एक्टिविटी हमने देखी थी बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था। कैल्शियम कार्बोनेट जब रखा हुआ था वो केमिकल रिएक्शन हुआ था क्या उसमें? नहीं। लेकिन जैसे ही उसको हीट प्रोवाइड किए थे क्या फॉर्म हो गया था? कैल्शियम ऑक्साइड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉलिड स्टेट, ये रखा है, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको हीट, ये जो सिंबल है बेटा ट्रायंगल सिंबल जो है, ये किसको डिनोट करता है बेटा? हीट को, कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या प्रोवाइड किए? हीट प्रोवाइड किए। और ये जो हीट हमने प्रोवाइड किए, इस वजह से क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ जहां पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, गैसियस फॉर्म में रिलीज हुआ, इसलिए रिलीज का सिंबल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फोर्थ इंफॉर्मेशन। अब हम फिफ्थ रूल पे आते हैं कि क्या होता है फिफ्थ रूल। बेटा कई बार क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी डायरेक्ट नहीं होते, वो डायरेक्ट रिएक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ कंपाउंड उसमें ऐड करने होते हैं या किसी के प्रेजेंस में करना होता है। कई बार रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं होती, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रिएक्शन होगी, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अलावा वो रिएक्शन नहीं होगी। समटाइम पर्टिकुलर प्रेशर ही चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा, हम जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या जिस पर्टिकुलर प्रेशर पे या जिस भी कंपाउंड या एलिमेंट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन को कर रहे हैं, उसे हमें वहां पर शो करना होता है केमिकल इक्वेशन में। और वो हम कहाँ शो करते हैं? जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो होता है, हम उस एरो पे उसे डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ये एग्जाम्पल आपको बुक में भी है। वेजिटेबल ऑयल यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो जब रिएक्ट करता है
हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में। तो ये हमेशा याद रखना बेटा, ये 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये रिएक्टिविटी होती है, इसलिए ये टेम्परेचर डिनोट करना कंपलसरी होता है। तो एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट, ये क्या फॉर्म करता है बेटा? वनस्पति घी। क्या फॉर्म करता है बेटा? वनस्पति घी फॉर्म करता है। तो ये जो लिखा निकेल कैटालिस्ट, अब कैटालिस्ट किसको बोलते हैं यहाँ पे ही समझ लेते हैं। कुछ एलिमेंट या कुछ कंपाउंड जो रिएक्टिविटी को मतलब पार्ट नहीं लेते, वो रिएक्टेंट नहीं होता, लेकिन रिएक्टिविटी के रेट को इंक्रीज करने के लिए, रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या रिएक्टिविटी करवाने के लिए वो कंपलसरी होते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा कैटालिस्ट। यानी जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता लेकिन रिएक्शन को करवाने में वो पूरी हेल्प करता है, उसे बोलते हैं कैटालिस्ट। और इस रिएक्शन में आपका निकेल जो है वो एलिमेंट एज अ कैटालिस्ट यूज होता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। ठीक है बेटे, तो आपके 6th रूल पे आते हैं बेटा। 6th रूल क्या है? कई बार जो रिएक्शंस होती है बेटा, वो रिएक्शंस एक पर्टिकुलर कंडीशन में होती है। बहुत इजी बता रही हूँ, पर्टिकुलर कंडीशन में कैसे? कई बार होता है कि रिएक्शन जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में, डाइल्यूट एसिड के फॉर्म में, चाहे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में है तो भी रिएक्टिविटी वैसे ही होती है और कॉन्सेंट्रेटेड में भी। लेकिन सम टाइम क्या होता है बेटा कि डाइल्यूट के साथ रिएक्टिविटी दूसरी शो करती है और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ वो रिएक्टिविटी दूसरी शो करती है। तो ऐसी कंडीशन में कि जब डाइल्यूट के साथ अलग है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ अलग है, तो जब भी आप वहां पे जो भी एसिड यूज कर रहे हैं तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, वो आपको डिनोट करना बहुत जरूरी होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड के लिए हम लिखते हैं CONC और डाइल्यूट के लिए हम लिखते हैं DIL। फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट, दोनों के बीच में एरो और एरो टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। सेकेंड रूल, अगर रिएक्टेंट 2 और मोर देन 2 है तो किससे ज्वाइन करना बेटा? उसको प्लस साइन से। सिमिलरली प्रोडक्ट 2 और मोर देन 2 है तो भी उसको किससे ज्वाइन करना बेटा? प्लस के साइन से। ठीक है। थर्ड रूल बेटा, मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसको क्या करना जरूरी है? उसके स्टेट लिखना जरूरी है। सॉलिड है तो स्मॉल s, गैसियस है स्मॉल g, लिक्विड है स्मॉल l, एक्वस है AQ, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है PPT, गैस रिलीज हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन एरो, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन एरो फॉर्म करना होता है। ठीक है। अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हीट प्रोवाइड करने के लिए आपको एरो पर हीट का सिंबल, जो ट्रायंगल शेप का है, हीट का सिंबल लिखना कंपलसरी होता है। ये आपका 4th रूल हुआ बेटा। 5th रूल, अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पर या किसी पर्टिकुलर कैटालिस्ट के प्रेजेंट में रिएक्शन होती है तो आपको उसको एरो पे डिनोट करना ही होगा। और कैटालिस्ट वो होता है जो रिएक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता लेकिन रिएक्टिविटी करवाता है या उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज करता है, उसे बोलते हैं कैटालिस्ट। नेक्स्ट रूल है बेटा जो आपका, मैंने आपको बताया 6th रूल, कि पर्टिकुलर अगर कोई कंडीशन है तो वो आपको एक्सप्लेन करनी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करते हैं
कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कॉपर के ऊपर करते हैं, मतलब क्या होगा बेटा, कॉपर प्लस HNO3, हाँ, कॉपर प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड। अगर ये नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है बेटा तो CONC कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। अब ये है आपका सॉलिड और ये है आपका एक्वस, ठीक है। अब ये रिएक्टिविटी होगी, जब ये रिएक्टिविटी होगी तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा बेटा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड में ये फॉर्म करता है 2NO2 प्लस 2H2O। यहाँ पे और देखते हैं अगर कुछ है तो इसकी रिएक्टिविटी के लिए 2 4 कॉपर 1 नाइट्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 12 6 4 2। ओके, so copper reacts with concentrated nitric acid। जब ये concentrated nitric acid के साथ रिएक्ट करता है बेटा तब ये कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करता है, लेकिन ये देखो आप लोग ये क्या फॉर्म कर रहा है, पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जिसको ब्राउन कलर गैस ये बोलते हैं, ये रेडिश फॉर्म जो बोलते हैं, रेडिश कलर बोल सकते हैं, इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर होता है। ब्राउन कलर गैस बोल सकते हैं, रेडिश कलर बोल सकते हैं, पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। जबकि यही रिएक्शन यानी कॉपर की ही रिएक्शन जो होगी वो अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ होगी, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बल्कि किसके साथ होगी बेटे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन होगी तो ये फॉर्म करेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर। समझ गए बात बेटा कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड था तो कॉन्सेंट्रेटेड में उसने क्या फॉर्म किया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी ब्राउन गैस, पॉइजनस गैस। और वहीं जब ये डाइल्यूट फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में बेटा, डाइल्यूट फॉर्म में है, तो डाइल्यूट फॉर्म में उसने क्या फॉर्म किया, नाइट्रोजन ऑक्साइड। समझ में आया। तो जब इस तरीके की कोई पर्टिकुलर कंडीशन में रिएक्शन होती है तो वहां एक्सप्रेस जरूर करना कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट। ठीक है बेटा। लास्ट रूल फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, यस, केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड होनी चाहिए मतलब रिएक्टेंट में जो भी एटम जितने टाइम यूज हुआ है, यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट यानी जो भी एटम है, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम के इक्वल होना चाहिए। उसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी इक्वेशन बैलेंस्ड होना कंपलसरी है। इसलिए हमने यहाँ पर 3, 8, 3 तो उसको बैलेंस करता है। काउंट कर सकते हैं आप, 3 कॉपर, यहाँ पे देखो 3 कॉपर, 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 4 2 8 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे काउंट करो 3 2 6 नाइट्रोजन एंड 2 नाइट्रोजन। सिमिलरली ऑक्सीजन 8 3 24, काउंट करो यहाँ पे 3 2 6 6 3 18 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 4, हो गया बेटा 24। तो
कॉपर जितना यहाँ है रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी। तो ये कैसे करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन।